ठीक है। तो ये जो पार्टी बनी है उसका थोड़ा मैं आपको बैकग्राउंड दे दूँ। इसमें 20 साल का एफर्ट है इस पार्टी में। जब मैंने सर्विस ज्वाइन किया था 1982 में, उसके बाद बहुत सिस्टम अंदर से पूरा करप्टेड है, वो मैंने देखा था। और उसके बाद मैंने पीएचडी किया। मैंने पता करने की कोशिश की कि कि सिस्टम इतना ख़राब क्यों है। एक यूएसए में पीएचडी किया और उसके बाद पता लगा कि हम लोग एक चीज़ फॉलो करते हैं जिसका नाम है समाजवाद। अब ये जो बात है, समाजवाद एक ज़माने में बहुत पॉपुलर था सारे दुनिया में, यूएसएसआर, चाइना और आपका ये नॉर्थ कोरिया, दुनिया भर के लोग, वियतनाम, ये सब करते थे सोशलिज्म, ठीक है। उस वक्त नेहरू ने भी इसको अडॉप्ट कर लिया ना। नेहरू की गलती थी या जो था वो हो गया, अब 70 साल हो गए, हमें उसमें जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने किताब लिखी है ब्रेकिंग फ्री ऑफ नेहरू, किसी को इंटरेस्ट हो तो किताब पढ़ लें कि नेहरू क्या क्या गलतियाँ की। एक उदाहरण के लिए, जैसे कि अमेरिका की आप कॉन्स्टिट्यूशन लेंगे, संविधान लेंगे, तो उसका पहला जो अमेंडमेंट था वो था फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए, कि द कांग्रेस शैल नॉट मेक अ लॉ टू लिमिट द फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ द पीपल। इस प्रकार का एक बना था फर्स्ट अमेंडमेंट, ताकि सरकार किसी को बोलने में कभी बाधा ना दे, चाहे वो कुछ भी बोले, ठीक है। तो यानी कि पहला जो अमेंडमेंट था अमेरिका का, वो था फ्रीडम को बढ़ाने के लिए, और हमारा अमेंडमेंट था, नेहरू ने कराया, फ्रीडम को घटाने के लिए। हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच कमाया, हमारा प्रॉपर्टी राइट्स कमाए, और हमारा सीज कर लिया बसेस, यूपी के बसेस को सीज कर लिया और एक कहते हैं ना पब्लिक सेक्टर कंपनी बना दी। हमें आप लोगों का जो यूपी का जो बसेस सिस्टम है वो नेहरू ने बनाया, पहली अमेंडमेंट थी। तो ये जो हमारा था कि हमने सोशलिज्म का एक आइडिया होता है कि सरकार सारे काम करेगी। वो समझते हैं कि प्रॉफिट गंदी चीज़ है, बुरी चीज़ है। वो नफरत करते थे। नेहरू वर्ड जो लाभ है हमारा, शुभ लाभ, सब जगह आप लिख दीजिएगा शुभ लाभ। हम लोग शुभ लाभ पार्टी हैं, शुभ लाभ। और नेहरू का था, समाजवाद का है कि जो प्राइवेट सेक्टर है, यानी कि हम लोग, उनका कहना था कि हम लोग लूट मार करते हैं, प्राइवेट सेक्टर लूटमार करता है, प्रॉफिट मुनाफा करता है, लोगों को तंग करता है, इसलिए हम सरकार में सारा काम करेंगे ताकि हम लोगों की मदद कर पाएँ सीधा। उनका ये आइडियोलॉजी था, उनको प्रॉफिट से नफरत थी। सिंगापुर उसी समय 1960s में, वहाँ पे एक नया प्राइम मिनिस्टर आया, उसका नाम था ली कुआन यू। और ली कुआन यू ने, मैंने उसका स्पीच पढ़ा है यूट्यूब में, आप भी देख सकते हैं। और उस स्पीच में कह रहा है सिंगापुर के लोगों को, काफ़ी भीड़ थी, वो इंग्लिश में कहते थे, वहाँ पे उनका इंग्लिश समझते थे लोग। तो वो कह रहा था कि यहाँ मैंने देखा है कि कुछ लोग हमारे सिंगापुर में प्रॉफिट को बुरा मानते हैं, लाभ को बुरा मानते हैं, परंतु कोई भी आदमी अगर लाभ को बुरा मानेगा तो वो सिंगापुर को पूरा नष्ट हो जाएगा, नष्ट कर देगा। वो लाभ से ही आप लोग आगे बढ़ेंगे, ये उनका कहना था अपने लोगों को। और उन्होंने सारे के सारे जो कहते हैं ना फ्रीडम दे दी लोगों को कि आप अपना काम करें। अब जब काम लोग करते हैं तो उससे आपको, सरकार को कम काम करना पड़ता है, तो उससे फ़ायदा क्या हुआ लोगों को, उनको टैक्सेस कम देने पड़े, बहुत लो हैं। सिंगापुर के टैक्सेस वर्ल्ड के सबसे लो में माने जाते हैं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा। ओके, तो सरकार जब काम करेगी तो टैक्स लेगी, उसके अलावा सरकार जब काम करेगी तो एक और भी काम करेगी, वो आपको दूसरी तरीके से लूटेगी। जैसे कि मेरे पास इस वक्त 500 रुपया निकालता हूँ, चलिए, ये जो 500 रुपया है ये बड़ी चीज़ है क्या आजकल? एक ज़माने में मैं जब IAS में ज्वाइन किया था 1982, मेरी सैलरी थी महीने की 1200 रुपया, ठीक है, 1200 रुपये की सैलरी था 1982 में। और उससे पहले जब मेरे फादर थे वो भी एक सर्विस में ज्वाइन किए थे इसी प्रकार की, और वो कह रहे थे उनके जो फादर थे वो हेड क्लर्क थे, उनको 60 रुपये मिलता था 1947 में। हम लोग वेस्ट पाकिस्तान से माइग्रेट करके आए थे, वहाँ पे हेड क्लर्क थे एक यूनिवर्सिटी में, तो उनका वेतन था 60 रुपया। उस 60 रुपये से काम चलता था। आप बताइए आपका 60 रुपये से काम चलेगा क्या महीने का? उस 60 रुपये में वो तो पढ़ाते थे, बच्चों को पढ़ाते थे, उनके 9 बच्चे थे। ओके,
9 बजे पढ़ गए, मेरे फादर भी उसमें से थे। ठीक है, वो उनको कोई बड़ा अच्छा स्कूल नहीं मिला, पर वो म्यूनिसिपल स्कूल में गए वगैरह, पर घर में उनके गया था पुराने, वो आफ्टर माइग्रेशन उनको कोई घर मिला था, तो काम चल रहा था। 60 रुपये उनका पेंशन जो भी था वो मिल गया। अब बताइए, ये 500 रुपये में क्या खरीद सकते हैं आप? कुछ भी नहीं। 500 रुपये में आपका जो सामान खरीदते हैं ना, आपके 10 केले 50 सब्जियाँ, एक बार आप जाएंगे सब्जी खरीदने के लिए तो आपका हफ्ते की सब्जी आपका 500 रुपये ज़्यादा हो जाएगा खर्चा। ठीक है, अब एक ज़माना था, भारत में ही था 70 साल पहले, जब आप वो सब सामान 1 रुपये का आता था, 1 रुपया। तो सरकार ने क्या किया कि वो जब उसके पास टैक्स कम हो गया, वो खर्चना चाहती थी, तो वो फटाफट एक प्रिंट कर दिया उसने पैसा। तो ये हुआ आपका प्रिंटिंग का नतीजा। आपका प्रिंट करते 1 रुपये की 50, मतलब ये उसके 500 बन गए, 500 गुना उसका वैल्यू ख़त्म कर दिया। तो आपके 2 तरीके से लूटते हैं लोगों को दुनिया। टैक्स तो एक होता है, बहुत ज़्यादा टैक्स होता है भारत में। आपके GST यहाँ पे 28% है कई चीज़ों पे, और सारे ऑस्ट्रेलिया में 10% है GST। हमारा पार्टी का है रूल कि हम GST को 10% से ऊपर नहीं जाने देंगे किसी भी हालत में। तो हमारा टैक्स का पॉलिसी बहुत है कि हम टैक्स बहुत कम करेंगे। हम इसलिए कम करेंगे क्योंकि हम सरकार को काम बहुत कम करने देंगे और बाकी लोग खुद करेंगे। अच्छा, ये देखिए, ये जादू है ना, ये जादू है कि आपके हाथ में आजकल मोबाइल फ़ोन है, सबके हाथ में। मोबाइल फ़ोन क्यों खरीदते हैं? अगर उसका टेलीफोन रेट वही होता जैसे सरकार चलाती थी, तब फ़ोन होने के बावजूद आप फ़ोन नहीं खरीदते, क्योंकि आप उसका अफोर्ड नहीं कर पाते। आपकी हर एक कॉल का इतना रुपये आप पैसा, उतना ये सब चलता। आजकल तो प्रैक्टिकली फ्री हो गया, डेटा भी आता है, कितना 4 रुपये 5 रुपये दिन में आता है, पता नहीं उससे भी कम में आता है। ठीक है ना? तो ये किसने किया? जब सरकार ने टेलीफोन करना बंद कर दिया, प्राइवेट लोगों ने किया। जब प्राइवेटाइज कर दिया, प्राइवेट बाय द वे कौन होता है प्राइवेट सेक्टर? हम ही ना। हाँ, ये आपको प्राइवेट सेक्टर है, सिटीजन, नागरिक होता है प्राइवेट सेक्टर। ये प्राइवेट सेक्टर लेकर बदनाम करते हैं सिटीजन्स को। प्राइवेट सेक्टर। अरे भैया, प्राइवेट सेक्टर कौन है? सिटीजन, नागरिक ही प्राइवेट है। और दूसरा है हमारा नौकर सेक्टर, उसको बोलते हैं सरकार लगता है कि बहुत बड़ी चीज़ है। अरे बड़ी, वो नौकर है हमारा, हमें बोलते हैं, घटिया सा नाम देते थे प्राइवेट सेक्टर। तो चाचा, आप तो उस वक्त BSNL जब आता था, तो एक BSNL का कनेक्शन लेने में कितना समय लगता था? साल 1.5 साल। अधिकारी को घूस भी देना पड़ता था। और जब प्राइवेट में हो गया तो आप तुरंत बाजार में जाइए, तुरंत मोबाइल चालू हो जाएगा, और दाम भी कम गया, क्योंकि कंपटीशन हुआ तो दाम भी कम गया। तो प्राइवेट सेक्टर का फ़ायदा ये है कि कंपटीशन में दाम कम हो जाता है, और इसमें अधिकारियों की घूस वूस और ये सब बंद हो जाता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में लूट होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है। जैसे आप जाएंगे ना, समाजवादी लोग कहेंगे नहीं, हम प्राइवेट सेक्टर में नहीं देंगे एजुकेशन देंगे तो लूट माट हो जाएगा। एक्चुअली आप देखेंगे तो उनको पूछिए, भैया आपके बच्चे कहाँ जाते हैं? ये लूटपाट कहाँ हो रहा है? ये बड़े बड़े स्कूल के मैदान हैं। ये स्कूल लग रहा है मेरे को, शायद सरकारी स्कूल है। इतने बड़े बड़े मैदान हैं, पर बच्चे जो पेरेंट्स हैं, रिक्शा वाले, ठेले वाले और बाकी लोग, वो अपना प्राइवेट में जा रहे हैं। इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे एजुकेशन नहीं हो रहा। लूट कौन कर रहा है? आप देखिए ना, इतना बड़ा मैदान जिसकी वैल्यू करोड़ों रुपए में है, उसके ऊपर टीचर्स को पैसा मिल रहा है। और टीचर आता है कि नहीं, पढ़ता है कि नहीं, पढ़ाता है कि नहीं, क्योंकि घूस दे के आया है। ज़्यादातर टीचर्स घूस दे के आए हैं। तो ऐसे सिस्टम में आप लोगों का नाम लेकर, आप लोग में से कोई ज़्यादा यहाँ पे अमीर मेरे को नज़र नहीं आ रहा, करोड़पति नज़र नहीं आ रहा। अगर होता तो यहाँ भदोही में नहीं होता, वो मुंबई के किसी 5 स्टार होटल के यहाँ होता। सारे देश को गरीब किसने किया? हमारे समाजवाद ने किया। तो ये मैं कह रहा था कि जब मैंने समझा कि समाजवाद हमारा कारण है, मूल कारण है हमारी दरिद्रता का, हमारे पिछड़ापन का, हमारे एजुकेशन का पूरा फेलियर का। मैं सेक्रेटरी एजुकेशन था आसाम का उससे पहले, तो मैंने देखा हुआ पूरा 2 लाख टीचर्स मेरे अंडर थे, तो मैंने सब देखा हुआ है, पूरा जानता हूँ कैसे चलता है। मैं DRD में था, उसके बाद डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट था, पूरे गांव में घुमा हूँ आसाम के। तो ये स्थिति भारत के हर जगह की है, ये सिर्फ यूपी की नहीं है। तो उसके बाद मैंने एक साउथ कोरियन बंदा था, तो साउथ कोरियन एक जब मेरा फ्रेंड था वहाँ पे, जब मैं PhD कर रहा था, PhD, तो मेरे से उसने पूछा कि भैया, आप लोग इतने इंटेलिजेंट हैं, पर आपका देश की हालत इतनी ख़राब क्यों है?
क्योंकि हमारे साथ एक और 2-4 IAS ऑफिसर काम कर रहे थे, स्टडीज़ कर रहे थे। तो मैंने कहा देखो भैया, हम तो ठीक काम करते हैं और ये हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं ना, ये बदमाश हैं सारे, और सारे बदमाश हैं ऊपर से नीचे तक। और चाहे मनमोहन सिंह पैसा खुद नहीं लेता, उसकी पार्टी तो अव्वल नंबर की बदमाश है। कांग्रेस के तो सारे के सारे हितेश्वर सही क्या, जैसे मेरा चीफ मिनिस्टर था, पूरा अव्वल नंबर का बदमाश। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो बदमाशों के ऊपर आप बैठे हो, अपने छोटी कार चलाते हो, कहते हो मैं अपनी पुरानी कार चला रहा हूँ, तो इससे मैं नहीं परसुएड होता। भैया आपकी सारी पार्टी को साफ करो पहले, फिर आप बोलो आप शरीफ हो। आप गुंडों के राजा आराम से, मतलब हमें कहते हैं ना, शीप इन वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग, वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग, मतलब अंदर से तब भयानक और फेरोशियस और लूटमार कर रहा है, ऊपर से दिखाता है कि मैं बड़ा प्यारा अच्छा आदमी हूँ। वो है मनमोहन सिंह। इसी प्रकार से आपके बाकी पार्टी वाले ऊपर से ठीक दिखाएंगे, अंदर से पूरा वो खोखला और सारा का सारा सिस्टम करप्ट। इसी वजह से मैंने जब तो अच्छा पॉलिटिशियन की बात हो रही थी ना, तो सारे करप्ट। तो फिर मैंने उस रात को जाके सोचा कि भैया अगर बाकी देश वालों को हम ये कहें कि हमारे कुछ देशवासी खराब हैं, तो ये बात जचती नहीं है। भैया हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना सिटीजन होके, कि हम भी कुछ करें। अगर वो खराब है तो हम उसको ठीक करें। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि पॉलिटिकल एक्शन करना पड़ेगा। तो पॉलिटिकल एक्शन करते करते 3 कोशिशें की, वो सारी नाकाम हुई। उसके बारे में मैंने डिटेल्स में जाता। फिर अनिल शर्मा, यहाँ का भदोही का है आपका अनिल शर्मा, और वो लंदन में रहते हैं। उन्होंने मेरे से संपर्क किया। गुरचरण दास एक राइटर है, उनके थ्रू मेरा संपर्क किया कि वो गुरचरण ने कहा इनसे बात करो। उसके बाद हमने धीरे धीरे कुछ काम शुरू फिर से किया, और उसका नतीजा हुआ कि वो 2006 में उन्होंने मेरे से संपर्क किया। मैंने 2000 में रिज़ाइन कर दिया था, 2001 में, और फिर मैंने कोशिशें की। फिर मैं ऑस्ट्रेलिया चला गया, और फिर मैंने फिर से जब कोशिश की तो ये पार्टी बनी। इस पार्टी का भी एक्सीडेंट है, वो उसकी हिस्ट्री जब लिखी जाएगी तो पूरा एक्सीडेंटल हिस्ट्री है। मैं नहीं मान रहा था कि पार्टी इस तरह की बन सकती है, इतनी छोटी पार्टी, उसमें कुछ नहीं वगैरह वगैरह वगैरह। मैंने तो कहा कि क्या होगा, फालतू में टाइम वेस्ट करेंगे। पर मैंने जो देखा है पार्टी का, जो अनिल ने कोशिश की थी ठीक ही की थी। वो पार्टी बनानी चाहिए थी और बन गई है। और अब बन के जो काम हो रहा है भदोही में, वो आप सारे देश को जगाने का काम कर रहे हैं। ये जो बात हो रही है, आपकी जो बात होगी, आप जो जाके बातें करेंगे उनको वीडियो में डालिए। आजकल सोशल मीडिया हमारी कहते हैं ना स्ट्रेंथ है। एक ज़माने में गरीब आदमी था, हम लोग गरीब थे, हमारे पास कोई वॉइस नहीं था, हम किसी को कुछ कह नहीं पाते थे, क्योंकि हम अगर कुछ करेंगे तो मीडिया हमारा कवर नहीं करेगा। मीडिया सिर्फ बड़े बड़े पर्सनालिटीज़ को कवर करेगा, बड़े एक्टर लोगों को करेगा, पर जो आम आदमी है उसको कवर नहीं करता। अब है कि आपके पास पावर है। आप सोशल मीडिया में देखिए कितने बच्चे आपने यूट्यूब में लाखों उनके करोड़ों हो गए हैं, उनके फॉलोअर्स हो गए हैं। क्यों हुआ है? क्योंकि अब तो आप ही हैं लीडर्स। अब जिसके मन में आइडिया आ गया, ठीक आइडिया आ गया, वो जाके समझा दे। ये जो बात मैं समझा रहा हूँ, रविकांत उससे अच्छा समझा रहा है, उससे अच्छा महेश समझाएगा, उससे अच्छा रईस समझाएगा। और इस प्रकार से जब समझाने में आप लोग माहिर हो जाएंगे, ये आपका देश है, आपकी ये बातें हैं, आप जाके लोगों से समझाइए। और इसमें ना तो मेरा रोल है ना अनिल का रोल है, ये आपका देश है, आप ही समझाइए। और सोशल मीडिया हमारी कहते ना जो स्ट्रेंथ है। तो ये जो बात बनी है, ये पार्टी भदोही में 1.25 साल हो गए इनको, हमने कैंडिडेट अनाउंस किया। और ये कैंडिडेट हमने नहीं किया, ये लोकल टीम ने डिसाइड किया कि ये कैंडिडेट होंगे, क्योंकि हमारा कोई ऊपर हाई कमांड नहीं है। देखिए हाई कमांड वाले होते हैं जिनके पास कुछ डर होता है कि मेरा कुछ है, हमारा पास ना तो कुछ है, ना कुछ होने वाला, ना कोई इंटरेस्ट है। तो अनिल भी कोई इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि पावर में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं, मैं कभी पॉलिटिक्स करूँगा ही नहीं यहाँ पे। तो मेरा ये है कि मैं आप लोगों को सपोर्ट करूँगा जब तक मैं कर सकता हूँ। अगर आप आगे आएँ, अगर आप लोग पीछे रहेंगे तो फिर मैं भी पीछे चला जाऊँगा, ठीक है। अब अनिल ने जो शुरू किया है और ये रवि आगे ले जा रहा है, आप देखिए कितना बढ़िया से उसने समझाया। ये अनिल जो आएगा, आप सुनेंगे तो आप देखेंगे अनिल तो समझा ही नहीं पा रहा ढंग से, ये उसे 100 टाइम्स बेटर समझा रहा है, ठीक है ना। तो ये हमारा लीडर है, हमारा लीडर रवि है। हमारा लीडर इसलिए क्यों है, और ये पार्लियामेंट में जाएगा, और ये आवाज़ जो हमने शुरू की, जो आइडिया शुरू किया, ये जाके वहाँ जाके समझाएगा, देश को समझाएगा। और इसी प्रकार से हमारे पार्टी के 6 और कैंडिडेट्स हैं इस वक्त। सॉरी 6 और नहीं, 5 और कैंडिडेट्स हैं, उसमें से 4 अनाउंस हो चुके हैं, टोटल 5 अनाउंस कर चुके हैं, और एक और हम अनाउंस करेंगे, और हो सकता है और भी हो जाए। मैं कानपुर जा रहा हूँ, शायद वहाँ भी हो जाए। तो जो भी है, बहुत छोटी सी पार्टी का छोटा सा एफर्ट है।
इस कोशिश को आप काइंडली समझने की कोशिश करें। ये आपकी पार्टी है क्योंकि आपको पूरी पावर मिलेगी। मैं उदाहरण देता हूँ, आपने कभी सोचा ही नहीं होगा अपने सबकी वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन में, पहले तो एजुकेशन का प्राइवेट की बात आपने कभी सोची नहीं होगी, ठीक है, पर हम कहते हैं देखो भैया, मैं कितने स्कूलों में गया हूँ, प्राइवेट स्कूलों में, बहुत ज़्यादा प्राइवेट स्कूलों में घूमा हूँ, वो नहीं कि बड़े बड़े, सबसे गरीब, ठीक है, वहाँ जाके देखा कि बच्चे पैसा दे के आ रहे हैं पैसा दे के पेरेंट्स भेज रहे हैं। अब हम क्यों ना करें कि क्योंकि गरीब है, हम क्यों ना सरकार का जो पैसा इतना नष्ट हो रहा है यहाँ सामने करोड़ों रुपया वो उठा के इनको वाउचर के हिसाब से दे दें। जैसे कि अगर वो 600 रुपया देता है पेरेंट्स अपना देता है महीने का, तो हम उसको ऐड करके 2000 एक्स्ट्रा कर दें सरकार की तरफ से, तो वो स्कूल बड़ा हो जाएगा, उसमें बेटर फैसिलिटीज़ हो जाएंगी और वो काम करेगा क्योंकि वो प्राइवेट है, ठीक है ना। इसी प्रकार से स्कूल जब पूरा प्राइवेट हो जाएंगे तो आपकी एजुकेशन की क्वालिटी बढ़ेगी। दूसरा, आपने कभी सोचा ही नहीं होगा कि पानी प्राइवेट कर सकता है। आप कहते होंगे नहीं प्राइवेट तो नहीं करेगा प्राइवेट, अरे भैया सामने तो गंगा है, गंगा कितनी है, गंगा जी कितनी दूर है आपके यहाँ से, 10 किलोमीटर, 6 किलोमीटर 6 किलोमीटर से आपको पानी में लाने में कितना टाइम लगेगा। एक कंपनी बनाइए, पानी खींचिए और लेके आ जाइए और सारा सप्लाई कर दीजिए। लंदन में क्या आप सब सोचते हैं जब ब्रिटिश लोग आए वो हमारे को ये उल्टा सीधा ढांचा देके चले गए, IAS वगैरह बना के छोड़ गए, हम उसके ऊपर बैठे हुए हैं, पर ब्रिटिश खुद क्या ये करते हैं इस प्रकार की बेवकूफ़ी? नहीं, वो तो अपना प्राइवेट से चलाते हैं अपना पानी। लंदन का सारा पानी प्राइवेट होता है, थेम्स रिवर है उनका, उसमें से निकलता है, उसको सैंड से प्यूरिफाई करते हैं और फिर आपको सप्लाई होता है लंदन में। और हमारे यहाँ जो मेलबर्न है, मैं वहाँ पे गवर्नमेंट एंटरप्राइज ज़रूर है, पर वो बिल्कुल प्राइवेट सेक्टर की तरह उसको मैनेज करते हैं, पूरा प्राइवेट सेक्टर की तरह होता है वो। तो इस प्रकार से जब आप प्राइवेटाइज करेंगे, पानी आपका फटाफट हर घर में एक नल का और अच्छा सा पानी 24 घंटा आता रहेगा। बिजली सारे अमेरिका में अभी तक कभी भी एक सरकारी प्लांट नहीं बना जिसमें सरकार बिजली बनाती हो। न्यूक्लियर प्लांट सारे के सारे, चाहे कुछ भी हो जाए, सारा का सारा प्राइवेट सेक्टर है। क्यों? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर बना सकते ना, वो किताब में लिखा है भैया। एक बिजली क्या होता है, पानी डालो, उसको गर्म करो और एक चलाओ। तो ये बड़ा सादा सा काम है, फिजिक्स का काम है, ये तो कोई भी कर सकता है। एक कंपनी बढ़े और बिजली चालू। अगर कोई पानी की कमी है क्या, हमारे कोयले की कमी है देश में? कुछ कमी नहीं है, हमारा कोयले का भी सारा बैठा हुआ है और सरकार चलाती है, वो सारा का सारा कोयला अंदर ही बैठा हुआ है, बाहर ही नहीं निकल रहा। आप प्राइवेट सेक्टर को दीजिए, जब बाहर से निकालेगा कोयला, अच्छा फटाफट कोयला निकलेगा आपका। आपके देश में कहते ना सोना जैसे कि वॉल्केनो की तरह निकलेगा, सोना निकलेगा आपकी धरती से। सोना का मतलब आपके जो मिनरल्स हैं वो निकलेंगे। अच्छा, उसके तो हर जगह पे हमने सरकार बैठी हुई है ऊपर, बंद किया हुआ है प्राइवेट सेक्टर को। और आपके नाम पे, नाम किसका लिया है? समाज का नाम। समाज, हम समाज के लिए हित में कर रहे हैं और इसका फ़ायदा किसको है आप जानते ही हैं। आप रोज़ पढ़ते हैं पेपर में, आपको अभी तक अगर 70 साल के बाद इतना नहीं पता लगा तो शायद आप दोबारा कुछ किसी से पूछिए कि ऊपर के जो सारे के सारे लोग हैं, चाहे पॉलिटिशियंस हैं चाहे बिजनेस लीडर्स हैं, उनको अगर लोन चाहिए, करोड़ों का लोन जब भी चाहिए उनको मिल जाता है, करोड़ों का लोन, क्योंकि बैंक भी हमारा सरकार चलाता है। किसी भी देश में आप जाएंगे, विदेश में बैंक नहीं चलाते सरकार, क्योंकि वो बहुत गलत काम है। अगर सरकार बैंक भी चलाएगी, पैसा भी प्रिंट करेगी और दुनिया भर के खुद करेगी तो फिर तो पूरा गफला हो गया ना। तो हमारे यहाँ गफला है, सरकार बैंक चलाती है। नैनीताल गया, बैंक के पास कहता है मेरे को एक बनाना है, वो बिल्डर है, तो उसने कहा मैं एक होटल बनाऊंगा, मेरे को 25 लाख का लोन चाहिए बनाने के लिए बिल्डिंग। तो बैंक ने कहा ठीक है आप ले लीजिए 25 लाख, लोन हो गया उसका 25 लाख। आप जाएंगे तो आसानी से नहीं होगा, उसका तो फटाफट हो गया। हाँ, तो बैंक मैनेजर ने कहा मेरे को 5 लाख आप मेरा को कैश में दे दो, मेरे को 5 लाख कैश में दो, आप रखो, अपना 20 लाख वापस करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं ज़रूरत है? क्योंकि मैं उसको लिख दूंगा नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट मतलब मैं लिख दूंगा कि आपका होटल इतना ख़राब है, ये कभी वापस नहीं कर पाएगा, ठीक है, वो मैं लिख दे दूंगा और आप आराम से रखिए, पैसा वापस करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या हुआ आपके सामने? इस प्रकार के तो हज़ारों, नीरव मोदी, आप क्या करें, विजय माल्या, मैं नाम क्या लूँ आपको, तो हर एक आदमी जो आपका ऊपर वाला है, जो अमीर है यहाँ पे,
99% इस प्रकार के घपले कर रहे हैं। 99% उनके घपले हैं, अच्छे खासे घपले हैं। तो ये जो घपले हैं, आपके पास तो कोई आप मैनेजर के पास जाएंगे तो आपको तो 25 लाख नहीं मिलेगा, आपको तो तड़पाएगा वो बैठ के, ठीक है ना। तो नाम किसका लिया किंतु पब्लिक सेक्टर बैंक बनाने के लिए? इंदिरा गांधी ने ये नेशनलाइज किया ना। हमारे सारे प्राइवेट जो थे बैंक, उनको किया मिसेस इंदिरा गांधी ने, नेहरू के बच्ची ने। और उसके बाद मैं कहता हूँ ये जो हमारे सारे बीजेपी वगैरह हैं वो नेहरू के ही बच्चे हैं, सब के सब नेहरू के बच्चे चल रहे हैं अभी तक हमारे यहाँ पे देश में, क्योंकि सारे एक ही चीज़ चला रहे हैं, सारे बैंक वही चला रहे हैं, होटल चला रहे हैं भैया। होटल चलाना सरकार का काम है क्या? अशोका होटल आप जाइए दिल्ली, 5 स्टार, वो भी है कि आप कभी जा नहीं पाएंगे, आप पैर नहीं कदम रख पाएंगे। मैंने तो लोगों को कहा था भैया आप लेके चलो गांव से, आप बैलगाड़ी में लोगों को लेके भर के आओ और मेरे सामने मेरे साथ, मैं IAS ऑफिसर हूँ, मैं किसी को धमकी देके उनको भगाऊंगा, पीटूंगा। अगर मेरे को रोकते हैं, मैं आपको सबको आके बिठा दूंगा लॉबी में। आप जाके बैठिए लॉबी में, लॉबी एयर कंडीशन है, लॉबी में बैठने में कोई भी मना नहीं है। मैं जब भी जाता हूँ मैं बैठ जाता हूँ आराम से, मैं कभी भी जाऊँ मैं आराम से बैठ जाता हूँ। सारे VIP लोग बैठे होते हैं वहाँ पे लॉबी में। अब आप गांव से लीजिए किसी को, ओल्ड लेडीज़ को लीजिए, ओल्ड मैन को लीजिए, उठाइए, अपने बैलगाड़ी लेके चाहिए और अंदर घुसिए। वहाँ तो बैलगाड़ी अलाउड नहीं होगा, पहले तो आपको मारेंगे, बैलगाड़ी बाहर रखो, ठीक है, बैलगाड़ी बाहर रख देंगे भैया, हम सारे अपने गांव वाले जाके वहाँ बैठ जाएंगे। क्यों हमारे पैसे से बना भैया, हम तो एयर कंडीशन लॉबी में बैठे, चाहे हम रूम नहीं अफोर्ड कर पाते तो हम लॉबी में बैठ जाते हैं, वहाँ चाय पे ऑर्डर कर लेंगे। तो आपके में हम हिम्मत है? नहीं है, वो हिम्मत करनी पड़ेगी आपको। सरकार को चैलेंज करना है, ये एक आंदोलन चलाना है, सरकार का जवाबदेही आंदोलन, जो भी आपको कहें, सरकारी जवाबदेही आंदोलन, ऐसा कुछ नाम दे दीजिए। ये आंदोलन होगा हर चीज़ का। अरे आप कहते हैं आप एजुकेशन करना चाहते हैं तो आपका स्कूल क्यों नहीं काम कर रहा? या आप कहते हैं बिजली आप देंगे तो आप क्यों नहीं दे रहे? या आप कहते हैं रास्ता देंगे तो रास्ता क्यों नहीं हुआ? या आप कहते हैं पानी देंगे तो पानी क्यों नहीं हुआ? जैसे गर्मी में देखा जाए तो ज्ञानपुर में ही बिजली कितने घंटे रहती है, मजाक बना के रखे ना, परेशान होते हैं हम लोग। तो कहने का मतलब कि ये जवाबदेही गवर्नमेंट जब चला रहा है तो उसकी जवाबदेही है ना कि तुम बिजली क्यों नहीं दे रहे हैं। अगर ये प्राइवेट आदमी बिजली देता और ऐसे खराब क्वालिटी का देता तो हम लोग उसको पैसा देते क्या? लॉस में जाता तो ऑटोमेटिक भाग जाता कंपनी छोड़ के। लेकिन यहाँ तो लॉस में जाएगा तो भी हमारा ही टैक्स का पैसा भरेगा। टीचर लोग, अगर प्राइमरी स्कूल के कोई टीचर है और आके ढंग से पढ़ा नहीं रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में ढंग से पढ़ा रहे हैं, जबकि सैलरी कुछ नहीं मिलता, देखा जाए तो 10,000 मिलता है और वहाँ 40,000 मिलता है। क्यों? क्योंकि वहाँ जवाबदेही है। 4 दिन क्लास में पढ़ाई नहीं हुआ, बच्चे होंगे कम, प्रिंसिपल आके बोलेगा भाई तुम्हारा छुट्टी। लेकिन यहाँ तो करे न करे, बैठे हवा खाएं, स्कूल जाए न जाए, पैसा तो मिलना है। तो जवाबदेही किस बात की? अगली बार आप एक काम करिए, आपका अगर पानी ना आए तो आप जाके बोलिए बिस्किट वाले को, भैया बिस्किट वाले मैं आपसे बिस्किट ले रहा हूँ, आपका MRP लिखा है 150, उसमें टैक्स है 10 रुपया, मैं आपको टैक्स नहीं दूंगा क्योंकि मेरा पानी नहीं आया। जैसे कि आप ग्राहक होते हैं ना, आप तो ग्राहक हैं भैया, आपने एक नौकर को पैसा दिया है कि वो सड़क पानी दे, पानी नहीं आ रहा तो आप उसका टैक्स कम कर दो, टैक्स कम आप कोशिश करो तो आपको जेल में डाल देंगे ना। मतलब सरकार के पास डंडा भी है, टैक्स तो आपसे खींचेंगे किसी भी हालत में, फिर काम भी कभी नहीं करेंगे और हमेशा 5 स्टार होटल में रहेंगे। मेरे जो IAS ऑफिसर बैचमेट्स आते थे मेलबर्न, मैं उनसे कितना घृणा करता हूँ आपको क्या बताऊँ। वो मेलबर्न आते थे मेरे, कभी मैं उनसे मिल लेता था। वो हमेशा टूरिज़्म की तरफ से आते थे, मेलबर्न आए हैं टूरिज़्म करेंगे। अच्छा मेलबर्न आया तो कुछ सीखो। मैं सरकार में काम करता हूँ मेलबर्न में, मैंने भारत की सरकार में काम किया है, मैं सीनियर ऑफिसर था, मैं यहाँ पे चीफ सेक्रेटरी बन सकता था। मेरे बैचमेट अभी चीफ सेक्रेटरी थे या सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या लोकसभा का जो सीनियर मोस्ट पर्सन है वो मेरा बैचमेट है, मैं उसे मिलने जा रहा हूँ, वो अच्छी लड़की है। पर पॉइंट है जो एवरेज IAS ऑफिसर आता है वो कभी पूछता तक नहीं है कि आपका देश ये कैसे चल रहा है, आप ऑस्ट्रेलिया कैसे चलाते हैं। उनका है टूरिज़्म करेंगे, 5 स्टार जाएंगे, होटल में रहेंगे 5 स्टार, हमेशा 5 स्टार। आपके नौकर 5 स्टार होटल में रहते हैं, आप रहते हो सड़क के ऊपर। ऐसा हमारा देश बन के रखा हुआ है। तो इस देश को अगर आपको बदलना है तो आपको इस पार्टी में ज्वाइन करना होगा, इस पार्टी का मैसेज आगे ले जाना होगा, और कोई इसका इलाज है ही नहीं।
मैं आपको ये सीधा सा कह दूं, अगर आपने ये नहीं किया तो मैं तो गया काम से, मेरा तो उम्र हो गई, फिर अनिल भी छोड़ देगा, फिर सब छोड़ देंगे और ये आगे नहीं बढ़ेगी। आपका 70 साल और इस तरह का चलता रहेगा। और यहाँ के ऐसे लोग नहीं है कि भारत के लोग नहीं जानते हैं। यहाँ पे एक कहावत थी, जहाँ का राजा हो व्यापारी वहाँ का जनता हो भिखारी। तो जनता भिखारी क्यों बनी? जनता भिखारी क्यों बनी? क्योंकि सरकार व्यापारी बना। यहाँ पे भी कहा जाता है, अंधेर नगरी चौपट राजा, क्या है, टकासेर भाजी, टकासेर काजा। कहने का मतलब है कि अगर भाजी और काजू का एक ही रेट लग जाए तो चौपट राजा और अंधेर नगरी ही तो है। यहाँ जो अधिकारी, जो भी लोग मान लीजिए काम कर रहे हैं, एक कलर का सैलरी है 40,000, तो एक बड़ा अधिकारी का सैलरी है 1 लाख। जबकि इसमें अंतर होना चाहिए। जो बड़ा अधिकारी है उसको आज़ादी के समय बोल रहे थे 3,000 मिलता था, और जो छोटे कलर थे 60 रुपया। तो 60 रुपया बराबर 3,000 उनका आज का हुआ, 500 से गुना करेंगे तो 30,000 हुआ, सॉरी 30,000। और जब इसका देखेंगे तो 15 लाख हुआ। तो ये गैप हुआ करता था, लेकिन आज की डेट में तो ये गैप मिट गया है ना। उसके अलावा एक्चुअली गैप का तो एक बात है, जैसे सिंगापुर में जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स हैं उनको मिलियंस करोड़ों रुपया का सैलरी होता है, पर हर एक का ये ऑस्ट्रेलिया में भी है कि अगर आप काम करेंगे तो आपको रखेंगे, नहीं काम किया तो आपकी नौकरी गई। कॉन्ट्रैक्ट पे नौकरी होती है, सरकार की नौकरी पक्की नहीं होती, ऊपर लेवल पे कभी पक्की नहीं होनी चाहिए। तो हमारी पार्टी की ये आइडियोलॉजी है कि और पॉलिसी है, नीति है कि सरकार कोई IAS नहीं रहेगा, ये आपका SDM DC ऑफिस का कुछ नहीं रहेगा। यहाँ पे सरकार का मिनिमम काम होगा ना, बहुत कम काम, वो आपका छोटे से ऑफिस में काम करेगा, उसका कोई बंगला नहीं होगा, कोई लाइटें वाइटें नहीं होगी, इस तरह का घूमने का बंद हो जाएगा। और पर उसको सैलरी हम अच्छा देंगे। एक्चुअली वो सरकारी जो कर्मचारी होता है उसको कभी भी सरकारी बंगला नहीं मिलता। वो अपना पे सरकारी बंगले सारे हम उनको ऑक्शन करके सरकार में पैसा वापस आएगा, उनके बड़े बड़े बंगलों के जो घर का जो माटी है। ये जो ब्रिटिश ढांचा यहाँ पे चल रहा है, उसके ऊपर समाजवाद, उसके ऊपर फ्यूडलिज्म और ये कास्ट सिस्टम, तो हमारा तो बुल का भट्टा बैठ गया ना देश का। हर जगह पे जाएंगे तो नुकसान हो रहा है लोगों का। तो इसका ये जो पार्टी का आइडिया था 20 साल पहले, अब ये पार्टी बन चुकी है, अब ये पार्टी आपके सामने है। यहाँ से इसकी शुरुआत हुई है, भदोही से, बाकी जिला बाकी देश में भी जा रहा है इसका मैसेज। अब आपको भदोही को गढ़ बनाना है इसका, इस पार्टी का गढ़, यानी कि हर एक आदमी भदोही का यही डिमांड करे कि हम समाजवाद को उठा के फेंकें, हम सरकार को नौकर माने और सरकार का माने मतलब उसको रिस्पेक्ट दें। ये नहीं कि हम सरकारी किसी पुलिस वाले को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, रिस्पेक्ट देंगे पर काम करेगा तो। अगर वो हमें पीटेगा, जैसे रामजी मिश्रा को जहाँ पीट के मार दिया, तो हम जाके धरना करेंगे। हम सरकार को चलने नहीं देंगे। इस प्रकार की सरकार जो हमारे को अत्याचार करती है, हम उससे 1 पैसा नहीं दिया अभी रामजी मिश्रा का। अब ऐसे अगर आप लोग में उग्रता, जैसे कहते हैं ना, कुछ इमोशन, कुछ जागरूकता नहीं आएगी, आप ऐसे ही सुस्त बैठे रहेंगे, सरेंडर कर देंगे, तो ये आपके ऊपर अत्याचार करते रहेंगे, आज नहीं अगले 70 साल। उसके अलावा आपको मारेंगे। अभी क्या हुआ, मेरा ये बहुत इनका फ्रेंड था अनिल शर्मा का, पुराने ज़माने से, उनके बचपन से। अब वो उनका यहाँ पे अभी रिसेंटली एक्सीडेंट हो गया। वो साइकिल चला रहे थे, बड़े गरीब हैं, उनका नाम है सतीश, और उनका एक साइकिल था, वो साइकिल पे चल रहे थे, इसी सड़क पे GT रोड पे कहीं पे उनका उसको किसी ने आके उनको मारा और उनका इतना खून आया, ये अब वो हॉस्पिटल से होके अभी वापस आए। अब ये क्या है कि हमारा ट्रैफिक सिस्टम है, देखिए हर जगह पे सरकार, आपको अत्याचार कई किस्म से होते हैं। आपके बच्चे नहीं पढ़ पाते, आपको पानी नहीं मिलता, आपको गंदा पानी मिलता है, आपको बीमारी हो जाती है, आप हॉस्पिटल जाते हैं, आपको ट्रीटमेंट नहीं होती है। आप अगर ट्रैफिक पे अपना साइकिल चलाते हैं, कुछ चलाते हैं, आपका एक्सीडेंट हो जाता है क्योंकि वो सड़क ढंग की नहीं बनी। तो हर किस्म से, और पुलिस में जाएंगे तो पुलिस आपको मारेगी। अगर आपको ये मज़ा आता है, ठीक है, हमें तो मज़ा आ रहा है, मेरे को तो अच्छा लगा, मेरे को सिर पे चोट लगी या मेरे को मारा पुलिस ने, बहुत अच्छा लगा। अगर मज़ा आता तो ठीक है, वो आप मज़ा लेते रहिए 70 साल। अगर आपको ये मज़े लेना बंद करना है तो आपको जागना है, आपको जागना है और देश को जगाना है। ये आइडिया एक आदमी से शुरू हुआ, एक आइडिया कि हमने कुछ करना है, फिर उसमें दूसरा अनिल शर्मा आया, अब इसमें 200 आ चुके हैं। इसको हम बनाएंगे 2 लाख, 2 लाख से 100 करोड़।
और देश बदल जाएगा। पर देश, अगर मैं जाके, पहले मैंने कोशिश की थी गलती से कि मैं ऊपर वाले लोगों से बात की थी, मैंने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, नंदन नीलेकानी जैसे करोड़पति, हजारों करोड़ उनके पास पैसा, तो मैंने सोचा कि ये लोग अगर ये मानते हैं बात, अच्छी बात, तो वो लोग फंडिंग करेंगे तो हम इसको फटाफट काम करते हैं। ये लोग सारे बदमाश, सारे वो कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन कर दिया। नंदन नीलेकानी जानते हैं आप, वो कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन कर दिया, बदमाशों की पार्टी में। मैंने उसको बताया था, आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। उनकी वाइफ है रोहिणी, मेरे साथ वो दोनों बैठे हुए थे मेलबर्न में। मैंने कहा क्यों इस तरह की बात कर रहे हो कि आप कांग्रेस की ज्वाइन करने की बात कर रहे हो। कांग्रेस ज्वाइन किए, अब वो मेरे दुश्मन हैं। कोई आदमी कांग्रेस का है, कोई बीजेपी का है, कोई सब, मेरे दुश्मन हैं, आपके दुश्मन हैं, क्योंकि ये लोग इसी सिस्टम को चलाए जा रहे हैं। और इस सिस्टम को आप जब तक नहीं समझेंगे और आप नहीं इसको बदलने की बात करेंगे, तब तक आपको ये लोग उल्लू बनाए रखेंगे। अब आपको यहाँ पे आप देखेंगे, आप कल हमें मिले थे किसी कैंडिडेट से, वो बहुत अमीर आदमी है, उसके यहाँ पे सारे बिल्ले छप चुके हैं। हमारे पास पैसा नहीं है, मेरे पास कोई पैसा नहीं, मैं ऑनेस्ट IAS ऑफिसर था, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। और ये जो अनिल है, इनके पास गरीब है, इनका देखिए गांव में क्या है हालत, और ये लंदन में थोड़ी नौकरी करते हैं, इनके पास पैसा नहीं है। किसके पास पैसा है? आपके पास पैसा है? नहीं है। हमारे पास पैसा नहीं है, पर हमारे पास क्या है? हमारे पास वोट है। हम वोट रहे हैं, हम वोट रहे हैं, जनता वोट रहे हैं। जब जनता जागरूक हो जाएगी तो इस सारे के सारे पैसे का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। जब आपका मैसेज आप बाकियों को समझाएंगे तो आपके पास सबसे पावरफुल चीज़ है जो किसी पैसे वाले के पास नहीं है, क्योंकि पैसे वाले के पास सिर्फ एक बिल्ला छिपा सकता है। वो आपको आके पैसा भी दे सकता है वोटिंग करते हुए कि नहीं मेरे 5,000, मेरे से 2,000 ले लो या कुछ ले लो। वो आप उसे लीजिए, शौक से लीजिए, पैसा ले लीजिए। ये सब उल्लुओं का पैसा, गरीबों का, गुंडों का पैसा ले लीजिए, आपको दे दें, क्योंकि आप ही के पैसे से वो दे रहे हैं आपको। वो पैसा उनका नहीं था, वो आपका लूट करके आपको वापस कर रहे हैं। आप ले लीजिए, हाँ दे रहे हैं 2,000 ले लो, कुछ खाना दे रहे हैं वो भी ले लो। पर वोट आप उसी को करें जिससे आपका सिस्टम चेंज हो, जो आपको पावर दे, जो प्राइवेटाइज करे। प्राइवेटाइज मतलब आपको पावर दे दे, नागरिकों को वापस कर दे सब कुछ, ताकि गंगा जी से आप ना पानी पी सकें। यहाँ पे गंगा जल आए, फिल्टर होके आए, और फटाफट आपका सफाई भी प्राइवेट सेक्टर में हो सकती है। हम तो मतलब इतना जानते हैं, क्योंकि सड़कें प्राइवेट सेक्टर। फ्रांस में आपको शायद हैरानी होगी कि 11,000 किलोमीटर की सड़कें पूरा प्राइवेट सेक्टर में है, पूरा 100% प्राइवेट सेक्टर सड़क को चलाता है, उनका मालिक है। आप उनकी सड़कें फर्स्ट क्लास हैं। उसके ये कहते हैं ना नीतियाँ, ये नीतियाँ हैं, एडवांस नीति है, ये अर्थशास्त्र है। और अर्थशास्त्र हमारे भारत के कौटिल्य में भी लिखा हुआ है बहुत कुछ इस प्रकार की चीज़ें। तो हम अपने भारत की शुभ लाभ की पॉलिसी फॉलो करें। हम ये कहें सरकार यहाँ का राजा व्यापारी, वहाँ की प्रजा भिखारी, इस प्रकार की स्लोगन्स हमारे बने। और आप लोग को अगर समझ आ गया, और आप लोग समझते हैं, मैं जानता हूँ आप में से कई लोग ये हमारे पार्टी से जुड़े हुए हैं, आप लोग जाएं और ज्ञानपुर को शेकअप करें, पूरा हिला दें समझा के, ताकि आपके साथ जब अभियान होगा तो 1,000 लोग सड़क पे आ जाएं। जब 1,000 लोग आएंगे तो मीडिया कवर करेगा, मीडिया कवर करेगा तो पूछेगा क्या, क्यों कर रहे हो, सरकार को नौकर क्यों बोल रहे हो। तो फिर आप जब समझाएंगे, फिर यूपी वाले समझ जाएंगे, यूपी वाले समझेंगे, बिहार वाले समझेंगे। तो हर चीज़ का शुरुआत एक जगह से होता है। ये आपका है जिला, आप इसके बारे में सब जानते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप इसको आगे ले जाएं। और यहाँ पे आप में से कोई वॉलंटियर बैठे, जो भी आदमी आता है उसको समझाए, धीरे धीरे करके आप में से पैसा आएगा। इसको बड़ा सा सेंटर में, ज्ञानपुर के सेंटर में लगा दीजिए, बहुत बड़ा ऑफिस, सोनभद्र पार्टी। पैसा आप लोग करेंगे, एक एक बूंद बूंद आके, ये जो कर आप देते हैं उस प्रकार की बूंद 2 रुपया 5 रुपया करके इसको बड़ा कीजिए। और जब मैं अगली बार आता हूँ 1 साल बाद, नवंबर में हो सकते मैं आऊँ, नवंबर में इसी साल में, तब तक आपका बहुत बड़ा ऑफिस होना चाहिए, आपका पार्टी का नाम सब जगह होना चाहिए, लोग सारे आपके साथ होने चाहिए, आपका कास्ट और ये रिलीजन और ये सब बकवास बंद हो जानी चाहिए। जहाँ की मतलब ये कौन सी कास्ट का है, कल मेरे को भी बता रहे थे, अरे आपका वो कास्ट पूछते हैं, कास्ट में, अरे कास्ट से आपको क्या मतलब, मैं आदमी नहीं लग रहा आपको, मैं आदमी हूँ, खत्म, बात खत्म।
हमारी क्या कास्ट, मेरी तो कोई कास्ट ही नहीं है, मैं तो विश्वास नहीं करता। अगर आप करते हैं आप रखिए, अपने मन में रखिए, किसी से पूछने का क्या बात है। कास्ट वगैरह करने से होता है ये हमारी कास्ट का आदमी है, हमारा ये, अरे भैया आपकी 70 साल से बर्बादी हो रही है, आपको लूटा जा रहा है, आपको कोई चिंता नहीं अपने बच्चों की क्या? आपको कास्ट से आपको आपके बच्चे उससे कम इंपॉर्टेंट है? अरे बच्चों का फ्यूचर बनाना है तो आपको देश बदलना पड़ेगा, ये सिस्टम बदलना पड़ेगा, पूर्ण व्यवस्था परिवर्तन करना पड़ेगा। तो ये जो मैसेज है हम आज जो बता रहे हैं, ये आपको अच्छी तरह समझना पड़ेगा। और अगर आप इससे सहमत हैं तो आप में एक लहर सी आनी पड़ेगी, लहर बनानी पड़ेगी। पहले भदोही में आएगी, फिर अगले ज़िले में जाएगी और वहाँ से लहर फैलेगी देश में।